स्मॉल एफ किस में से निकालेंगे? ये जीनोटाइप जो दिया हुआ है इसमें से निकालें, सेम टू सेम। स्मॉल आर के आने के चांसेस 1/2, स्मॉल टी के आने के चांसेस 1/2, स्मॉल जी के आने के चांसेस 1/2। अब जरा देखो, क्या आपको यहां पर स्मॉल एफ कहीं नजर आ रहा है? क्या स्मॉल एफ नजर आ रहा है क्या बेटा? स्मॉल एफ नजर नहीं आ रहा, यानी स्मॉल एफ आएगा ही नहीं, स्मॉल एफ है ही नहीं, ऐसा जीन है ही नहीं। इसके आने के चांसेस होंगे 0। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 0 आता है। वेरी गुड, चलो आगे चलो, जरा देखो तो नेक्स्ट गैमेट क्या है? स्मॉल आर कैपिटल जी कैपिटल एफ, है ना, ये वाला है। अब ये वाले को हम निकालें, जरा देखें तो क्या होता है ये। देखो सब बच्चे, स्मॉल आर आने के चांसेस 1/2, कैपिटल टी आने के चांसेस 1/2, कैपिटल जी आने के चांसेस 1/2, और एफ का तो हमें पता है क्या आएगा, 1। जरा करो तो मल्टीप्लाई, कितना आया? 1/8, है ना? सही बात है, बहुत ही आसान था बेटा। देखो सुनो, अब हम जो ये सवाल करते जा रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल दिमाग में करना है बाद में, है ना? कर लोगे ना? हाँ बिल्कुल, सभी बच्चों का सही है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, है ना? चलो, इनको अगर आप अच्छे से करोगे, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। आपके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है नेक्स्ट। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पेन वगैरह सब छोड़ के सामने ध्यान दीजिए, है ना? जो मैं बात बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। चलो इस क्वेश्चन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की, यहां पर ये बोल रहा है इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप। ऑटोसोमल जीनोटाइप ये दिया हुआ है। ऑटोसोम क्या है ना? मैं आपको एक बात समझाता हूं, यहां ध्यान से सुनना। होगा क्या अगर हम बात करें कि अगर जीनोटाइप ऑफ फीमेल की बात की जाए और जीनोटाइप ऑफ मेल की बात की जाए, इन्होंने क्या बोला? सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप। दो तरह के क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर होंगे। सबको पता है ना ये बात? नहीं पता है? ध्यान से सुनेंगे। क्रोमोसोम जो होंगे दो तरह के होंगे, एक होंगे ऑटोसोम, दूसरे होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, और ये वाले दूसरे जो सभी में सेम है, ऑटोसोम एलोसोम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सेक्स एंड सोमेटिक, है ना? ऑटोसोम को सोमेटिक भी कहते हैं। ठीक है, अब सुनना, अगर मैं बात करूं कि मेल होगा तो मेल के अंदर एक्स वाई होगा, फीमेल होंगी तो उनके अंदर एक्स एक्स होगा। क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं? फीमेल क्या होगा? 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे और मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर जीनोटाइप ऑफ फीमेल की, तो जीनोटाइप ऑफ फीमेल क्या होगा बेटा? जीनोटाइप ऑफ फीमेल होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, प्लस एक्स डी एक्स डी। अरे यहां ये एक चीज क्या है, जरा देखो तो, अगर मैं बोलूं कि ये आपका एक्स क्रोमोसोम, इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, बोथ कंटेन एक्स लिंक्ड जीन स्मॉल डी। लिंक्ड का मतलब होता है अटैचमेंट। एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है, मतलब इस ये जो जीन है ये कहां पर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, क्या फीमेल के अंदर अगर ये डी को कैलकुलेट किया जाए, डी की गिनती की जाए, तो डी 1 होगा या 2 होंगे? एक इस एक्स में होगा, एक इस एक्स में होगा, तो टोटल मिलाकर कितने डी जीन होंगे फीमेल के अंदर? 2। और अगर मैं बात करूं मेल के अंदर कितने डी जीन होंगे? 1 डी जीन होगा। सबको समझ आई नहीं आई बात ये वाली? चलो वापस से बताता हूं। बोथ कंटेन एक्स लिंक्ड जीन डी, यानी ये डी जीन जो है ये एक्स क्रोमोसोम पर बैठा हुआ है। अब अगर ये एक्स क्रोमोसोम पर बैठा हुआ है तो जिसमें जितने एक्स क्रोमोसोम उसमें उतने ही डी जीन होंगे, जिसमें जितने एक्स क्रोमोसोम होंगे
उसमें उतने ही डी जीन होंगे। क्लियर है बात बेटा? अब जरा समझो तो, अगर मेल के अंदर कितने होंगे? एक, और फीमेल के अंदर कितने होंगे? दो। जरा इस जीनोटाइप को तो देखो, दोनों एक्स पर एक एक डी जीन बैठा हुआ है। और अगर मैं इसी तरह से मेल की बात करूं तो मुझे बताओ जरा, ये होगा साथ ही सेक्स क्रोमोसोम तो इस तरीके से होंगे बेटा, होंगे ना? अब ये देखो जरा, एक्स डी और स्मॉल इसमें वाई है ना। तो अगर ये कैलकुलेट किया जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए, वापस से पूछा जाए कि डी की गणना कैसे होगी, डी की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो वो किसके बेसिस पर होगी? सेक्स क्रोमोसोम की बेसिस पर होगी। अब चलो जरा क्वेश्चन में चले जाते हैं हम, यहां पर सीधे सीधे फीमेल कंटेंट, इसमें फीमेल के अंदर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी जीनोटाइप वाला गैमेट कैसे बनेगा, कितना बनेगा? देखो, हमें तो सिंपल कैलकुलेशन आती है, एक क्या करते हैं हम, उसमें इसमें से निकाला हमने, क्या होगा ये वाला जो निकालना है गैमेट, तो कैसे देखेंगे हम? स्मॉल ए की कैलकुलेशन करें तो ये कितना आएगा? 1/2। कैपिटल ए स्मॉल ए में से ये कितना आएगा बेटा? 1/2 है ना। स्मॉल बी कितना आएगा? 1/2। ये तो हमें समझ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये कैसा है? होमोजाइगस है। कैसा है? होमोजाइगस। आई बात समझ? अगर ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, तो मुझे ये बताओ कि यहां पर हर एक गैमेट एक्स डी वाला होगा या नहीं होगा? यानी इसके आने के चांसेस 1 होगा ना। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कैलकुलेशन क्या आई? 1/4, यानी 25%। अच्छा, आपको जब भी प्रतिशत निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25% गैमेट, 25% गैमेट क्या हो जाएंगे? कैसे होंगे? उनका जीनोटाइप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी होगा। चलो वापस से सुनना इस बात को, बहुत जल्दी जल्दी ध्यान से सुनेंगे। इसमें से अगर स्मॉल ए वाला गैमेट निकाला जाए तो आधे गैमेट कैसे होंगे? कैपिटल ए, और आधे कैसे होंगे? स्मॉल ए। तो 1/2 स्मॉल ए के लिए। स्मॉल बी भी सेम इसी तरह से काम करेगा, तो 1/2। और अगर मैं बात करूं यहां पर, इसमें से एक्स क्रोमोसोम के आने के चांसेस कितने होंगे? अरे 100%, हमेशा एक्स क्रोमोसोम आएगा, चाहे ये आए चाहे ये आए, ये तो एक्स क्रोमोसोम, यानी कि 1। तो क्या हुआ? 1/1। तो अगर 2 × 2 किया तो कितना हुआ? 1/4। अब क्लियर हुआ 1/2 क्यों नहीं होगा और 1/4 क्यों होगा? है ना बेटा? अब तो क्लियर हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। अब हम बात कर रहे हैं मेल की। क्वेश्चन में जीन डी, अरे बेटा ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे नहीं है जी डी, ये तो एक्स क्रोमोसोम पर है। एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोम्स जो होते हैं ये अलग है, ये अलग है, अभी तो यहां इसीलिए तो अलग दिखाया हुआ है इनको। चलो अब वापस से समझ आ जाएगा, आप ध्यान दीजिए। अब मेल वाले को जो हम देखेंगे, मेल का जीनोटाइप अगर हम देखें तो क्या होगा? ये प्लस ये। अच्छा चलो वापस से ध्यान से सुन लो आप। तो यहाँ पर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक बार एक चीज और समझा देता हूं। मेल या फीमेल अगर दोनों की बात की जाए ह्यूमन में, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या? 23 पेयर प्लस सेक्स क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर प्लस एक्स एक्स, या फिर 23 पेयर प्लस एक्स वाई। सही बात है ना? ये याद रखना। हाँ 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 बेटा, 22 मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 22 है ना। सॉरी, ये गलत लिखने में आ गया। 22 पेयर प्लस एक्स वाई, या फिर 22 पेयर प्लस एक्स एक्स। ठीक है, हाँ वो गलती से 23 लिखने में आ गया। चलो देखो जरा, अब मेल के बारे में बात की जाए। ठीक है, चलो मेल के बारे में जो बात की, तो हमने क्या बोला यहां पर, इसमें से अगर हमें कैपिटल ए
स्मॉल बी, स्मॉल डी अगर गैमेट फाइंड आउट करना है तो हमें ये पता है कि यहां से कैपिटल ए के आने के चांसेस 1/2, यहां से स्मॉल बी के आने के चांसेस 1/2। और अब जरा देखना बेटा, ध्यान से सुनना है यहां पर, x और y की अगर हम बात करते हैं तो x के आने के चांसेस 1/2 और y के आने के चांसेस 1/2। अब हमें पता है कि ये जो डी जीन है ये कहां बैठा हुआ है, x पर, तो डी जीन के आने के चांसेस भी कितने होंगे, 1/2 होंगे। तो यहां डी के आने के चांसेस 1/2। आई ना बात समझ? तो क्या कितना होगा ये, 1/8 होगा। क्लियर हुई सबको बात? हाँ, 12.5% अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12.5% आएगा। अभी यहां पर किसी को कोई डाउट? 22 पेयर ऑटोसोम है, बिल्कुल। चलिए, कोई डाउट यहां पर? बोलो बेटा, हाँ या ना। चले आगे। ठीक है ना? हाँ, डाउट है। बैकग्राउंड नॉइस है, कैसी नॉइस आ रही है बेटा, क्या हुआ? 22 पेयर मेल और फीमेल में जो ऑटोसोम है वो सेम होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, 22 पेयर बिल्कुल सेम होते हैं, है ना? तभी तो ये हमने यहाँ पर ये सेम बताया है ना? सेम होते हैं बेटा। और कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, आसपास और भी क्लास चल रही है ना, इसलिए, है ना? हाँ मिलेगा मिलेगा, है ना? हैंडआउट्स में ये स्लाइड आ जाएगी आपके पास। चलिए अब आगे चलते हैं अपन, है ना? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, चलो कर लोगे सब बच्चे? चलो इस क्वेश्चन को करो पहले। चलो चलो पहले क्वेश्चन करो, फिर बाद में बाकी बातें बाद में करेंगे अपन बेटा, है ना? पहले क्वेश्चन करो तो जरा। कितना टाइम दूं इसके लिए? 30 सेकंड, 40 सेकंड, है ना? कर सकते हैं ना उतनी देर में? कर सकते हैं ना बेटा? सभी बच्चे, एक एक बच्चे का एक एक क्वेश्चन होना चाहिए, देखो, है ना? हाँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अपन जो पढ़ रहे हैं क्लियर रहना चाहिए, बिल्कुल। चलो करो करो, हाँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी क्लियर। आपको मेरी बात तो सुनाई दे रही है ना क्लियरली? आ रही है ना मेरी बात तो क्लियर सुनाई, है ना? हाँ। बोल दूंगा यहाँ पर कुछ, अगर कुछ हो सकेगा तो कल चेंज कुछ इसमें कर लेंगे, साउंड प्रूफिंग की बात। कल 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 इसको करते हैं चेंज, है ना? आज तो पढ़े हम। आपको मेरी आवाज तो क्लियर सुनाई देती है ना? माइक को थोड़ा और पास लगा लो। अब तो आवाज आ रही होगी ना बढ़िया क्लियर? सभी बच्चे दे रहे हैं ना जवाब? हाँ, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है? अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं पर आंसर जरूर चेक करें, है ना? और अगर आपके आंसर में कोई गड़बड़ी आई और आपको वो समझ नहीं आया कि मेरा आंसर तो यही आना चाहिए, आप सर आपने जो सॉल्व किया वो तो अलग आ रहा है, तो वो आप जरूर पूछें, ठीक है? जरूरी नहीं टाइप करें, ठीक है? टाइप अगर आप अभी क्वेश्चन कर लिया है, हम रुके हुए हैं, तो आप टाइप कीजिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल।
है ना बेटा? अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग पहुंचेगी? हाँ ठीक है, ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं एग्जैक्टली, है ना? और फिर कोई डाउट आता है तो आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? आपको रिकॉर्डिंग मिलती है ना इसकी? मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है बेटा, अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व कर लेंगे इश्यू को, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व कर लेंगे। हाँ है ना? मेरी आवाज आपको क्लियर आती है नहीं आती है? जब मैं नहीं बोल रहा तब? अच्छा, मैं बार बार बोलता रहूं मतलब? मतलब मैं चुप नहीं हूं, है? ऐसी बात है? जब मैं चुप होता हूं तो आने लग जाती है आवाज दूसरी। चलो अब अपनी बातें हो गई, चलो, है ना? चलो अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है? चलो देखो जरा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहली फीमेल कंटेन स्मॉल आर टी एच जीनोटाइप देखा जा रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप दिस। ये है मतलब फीमेल क्या होंगी? स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस एक्स एक्स। अब एक्स पर कौन सा जीन है? एच, तो एच का नंबर कितना हो गया? 2। अब अगर मैं बात करूं यहां पर मेल की बात करूं, तो मेल का जीनोटाइप स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस एक्स वाई। एक्स का वैल्यू स्मॉल एच होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अब जरा बताओ, अब अपने को देखना है किसका? मेल के बाद फीमेल के जो है उसमें कौन सा गैमेट देखना है? स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल एच। कैपिटल एच आपको कहीं दिखाई दे रहा है? कैपिटल एच कहीं दिखाई दे रहा है क्या बेटा? हमारे पास तो जीन जो है वो सिर्फ स्मॉल एच है। अगर कैपिटल एच नहीं है तो डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया 0, और बाकी जो है वो सब मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? पूरा 0। यानी ऐसा कोई गैमेट हमें नहीं मिलेगा। बताओ बेटा, मिलेगा क्या? सबको समझ आई नहीं आई ये बात? फीमेल में स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल एच टाइप का गैमेट नहीं मिलता अगर ये जीनोटाइप हो। क्यों? कैपिटल एच है ही नहीं, है ना? अच्छा चलो मेल के ऊपर चलते हैं। मेल के बारे में बात की गई तो यहाँ तो क्या है? स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल एच। ये तो बन सकता है ना? बन सकता है तो जरा बनाओ। 1/1 1/2 और 1/2 आया कितना? 1/4। अब बेटा यहाँ पर क्या है? हमें निकालना है क्या? परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, मल्टीप्लाई बाय 100, देन आंसर इज 25%। क्लियर हुई बात? सबको समझ आया है ना? कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर एक चीज चेक कर ली गई, स्मॉल एच होगा तो, और अगर कैपिटल एच आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सी बात है। मैंने आपको बोला कि जो ह्यूमन सेल जो होती है वो 2n होती है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मान लो यहां पर ये जो सेल है, मैं इसको अंदर से देखूं तो इसका जीनोटाइप कैसा दिखेगा? हमें इसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम होंगे जो पेयर में प्रेजेंट होंगे, इन पर जीन्स होंगे सेम, है ना? अच्छा, अब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर हुआ क्या? मियोसिस। क्या हुआ बेटा? मियोसिस हुआ। मियोसिस से क्या हुआ? ये सेपरेट हो गए, अलग अलग गैमेट में चले गए, है ना बेटा? अब ये 2n से n होगा कि नहीं होगा? 2n से n होगा कि नहीं होगा? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 2n था, ये n था, मतलब यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर, अच्छा अगर मैं ये बोलूं यहाँ पर हाइट का जीन है कैपिटल टी और यहाँ पर हाइट का जीन है स्मॉल टी, तो इसको जीनोटाइप कैसा होगा? ऐसा होगा ना? तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कैपिटल टी आएगा और यहाँ स्मॉल टी आएगा,
यानी गैमिट में कभी भी कोई भी कैरेक्टर, गैमिट में कभी भी कोई भी कैरेक्टर जो होगा वो जोड़े में प्रेजेंट नहीं होगा, पेयर में प्रेजेंट नहीं होगा। बताओ बेटा होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो इस आंसर, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें गैमिट का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? मुझे बताओ जरा। फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो यहां हम क्या देख रहे हैं? कैपिटल ए, क्या ये पेयर में है? क्या ये पेयर में नहीं है? पेयर में नहीं है तो सही है, हो सकता है, ठीक है। स्मॉल बी पेयर में नहीं है, एच पेयर में नहीं है, स्मॉल ई पेयर में नहीं है। बट यहां हमने क्या देखा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। मतलब एक सीधी सी सिंपल बात हम समझ लें कि दो एक जैसे अल्फाबेट नहीं आएंगे, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो दोनों तरह के हो। अगर गैमिट में इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको कभी भी नहीं मिलेगा, यानी ये गैमिट नहीं हो सकता। ये वाले में तो देखो साफ ही दिख रहा है गैमिट नहीं हो सकता। ये वाले में देखते हैं जरा, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां भी सिंगल। अरे ये गैमिट होगा क्या? बोलो हाँ या ना। होगा, ये गैमिट होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में भी यहां पर हमने देखा तो क्या हो रहा है? पेयर में प्रेजेंट है। क्या गैमेट के अंदर कोई भी कैरेक्टर पेयर में प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं, ये भी गैमेट नहीं होगा। एक सिंपल सी बात हमने समझी जो पहले ही हम समझ चुके थे, बस इसका एक क्वेश्चन हमने यहां पर किया है। क्या सभी बच्चे इस बात को अच्छे से समझ गए? बोलो हाँ या ना। सभी समझ गए ना? डाउट तो नहीं आएगा? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। अब देखो जरा, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पन्नेट स्क्वायर। फीमेल में एक्स एक्स होता है बट उसके गैमिट में सिर्फ एक एक्स जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या डाउट है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन में देखो जरा, ये जोड़े में नहीं है क्या? तो ये गैमिट कैसे होगा? ठीक है ना, समझ आ गया? रकीम क्लियर हुआ आपको? रकीम क्लियर हुआ बेटा? सर मॉड्यूल में लाइन फोर्क मेथड नहीं है क्या? उसमें डिटेल नहीं दी होगी, तो अपन अपने इस लेवल पे जो देख रहे हैं अपन ने पढ़ लिया ना उसको, बस उस तरीके से पढ़ना है। सर ऐड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, प्रीवियस स्लाइड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है? हाँ मॉड्यूल में है। क्या है मॉड्यूल में? क्या पूछ रहे हो? क्या नहीं है मॉड्यूल? क्या मॉड्यूल में? आकृति इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो? आयुषी आपने कहा पूछा? इस क्वेश्चन में क्या डाउट आया? 25% वाला। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 25% कैसे आया ये वाला? हाँ हाँ, मॉड्यूल में फोर्क लाइन मेथड है ना, दिया हुआ है, वहां पर भी बताया हुआ है सिंपल लाइन तरीके से, बिल्कुल बताया हुआ है। है ना, सीक्वेंस अलग हो सकती है थोड़ी बहुत, बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लस है बेटा, ये प्लस सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है यहां पर इसको मैथमेटिकली यूज नहीं करना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब तो सभी बच्चे यहां तक सबको क्लियर सारी चीजें? ठीक है, अब आ जाइए पन्नेट स्क्वायर पे या चेकर्स बोर्ड पे। पन्नेट स्क्वायर या चेकर्स बोर्ड क्या है? अब देखना सुनना, क्या बात है कि एक साइंटिस्ट है, ब्रिटिश जेनेटिस्ट। ये क्या है, इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया और बताया एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका। रिप्रेजेंटेशन का तरीका किसका? इसे हम बोलते हैं
पन्नेट स्क्वायर, जो कि इनके नाम से लिया गया है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है ना, नाम आपको याद रखना है, रेगिनाल्ड सी पन्नेट। इसे चेकर्स बोर्ड भी कहा जाएगा, रेगिनाल्ड सी पन्नेट। ठीक, ब्रिटिश थे और इन्होंने एक तरीका बताया। किसके लिए था ये तरीका, इन्होंने क्या बताया, पहले बात को हम समझते हैं ध्यान से क्या हो रहा है। अगर हम क्रॉस करवाएं, हम क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, ये क्रॉस, इसके लिए हमें चाहिए एक फीमेल और यहां पर ये एक मेल, दो तरह के प्लांट होंगे। ये जो प्लांट होंगे, अगर इनका जीनोटाइप सेम हम ले लें, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, किसके लिए, मेल के लिए, ठीक है। अब देखना जरा क्या हो रहा है यहां पर। हमने ये देखा कि इनके गैमेट बनेंगे। अब मुझे जरा जल्दी जल्दी बताओ, क्या मेल और फीमेल में सेम तरह के गैमेट बनेंगे, और वो क्या क्या बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा क्या गैमेट, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक गैमेट कैपिटल टी, एक गैमेट स्मॉल टी, ऐसा ही बनेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। क्या करते हैं, गैमेट्स को दो अलग अलग लेवल पर लिखा जाता है। जैसे एक बॉक्स बना लिया जाता है ना। ये बॉक्स जो है, इसमें कितने, इसकी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स मतलब समझते हैं ना हम, इस तरह से रो और यहां पर कॉलम बनेंगे। अब जरा देखना कितने गैमेट है आपके पास, 1 2 1 2। तो मैट्रिक्स में बॉक्स कितने होंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। कितना, 1 2 3 और ये 4 बॉक्स होंगे इसके अंदर, है ना। क्यों, ये वाले दोनों गैमेट और ये वाले दोनों गैमेट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उतने टोटल हमारे पास प्लांट बनेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम यहां पर बेटा, देखो यहां से जो गैमेट आए, अब जो मेल होता है ना, मेल को इस बॉक्स के हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखा जाता है हमेशा। मेल को इस बॉक्स के हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखा जाएगा और फीमेल को इसके वर्टिकल लाइन पर रखा जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे हम सभी साथ में। देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो क्या लिखा जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठ रहा है, कैपिटल टी के साथ। अब क्या होगा यहां पर, अरे असल में ये हो क्या रहा है, कैपिटल टी एक ऑर्गेनिज्म से आया, एक कैपिटल टी दूसरा ऑर्गेनिज्म से आया, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब जरा देखो यहां क्या हो रहा है, इस कैपिटल टी का इसके साथ कॉम्बिनेशन बना है, तो यहां क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बनेगा। बिल्कुल, अगर हम कॉम्बिनेशन ऐसा भी रखेंगे, चलिए सॉरी बेटा ना, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, ठीक है। चले आगे बढ़े, वापस से हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा बीच में। सुनो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि यहां पर कैपिटल टी, यहां स्मॉल टी और मेल को यहां रखा गया है, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर फीमेल को रखा गया है, ठीक है। अच्छा एक डाउट और एक क्वेश्चन है इसका कि अगर हम यहां पर इस तरफ फीमेल को रख दें, अगर हम यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर अगर मेल फीमेल को रख दें, वर्टिकल के अंदर मेल को रख दें, तो अगर यहां पर अभी जीनोटाइप सेम है, सेम ही आएगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ताकि एक प्रोटोकॉल डिसाइड हो कि किस तरीके से जो है स्क्वायर, ये पन्नेट स्क्वायर बनाया जाएगा।
सॉरी, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहां पर। यहां क्या बनेगा नेक्स्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आप सबको समझ आया क्या किया हमने? इसका कॉम्बिनेशन इससे तो क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है बात? एक बार इस स्लाइड को, इसको पूरा देखो, कोई डाउट है क्या यहां पर? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम, अब होता क्या है यहां पर, मुझे एक बात बताओ, कैपिटल टी काउंट करो कितने बन रहे हैं? कैपिटल टी काउंट करो कितने बन रहे हैं? टोटल 4 हैं। 4 में से कैपिटल टी कितना बना? 1/4। कितना बना बेटा? 1/4। 4 में से एक बनेगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। और अगर मैं ये बात करूं कि नेक्स्ट क्या होगा यहां पर, अगर हम देखें कैपिटल टी स्मॉल टी की बात की जाए, तो बताओ जरा, 4 में से कितने बने? 2। तो कितना रेशो आया इसका? 2/4 या फिर 1/2, है ना? 50% बनेंगे बेटा। और अगर हम बात करें अब स्मॉल टी की, तो वो कितने बनेंगे? 1/4। क्लियर है ना बात? अब इसकी जो है लाइन है, इसको पढ़ो जल्दी से। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ स्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। क्लियर है बात? ये मैंने अभी समझा ना यहां पर, यहां देखा ना हमने क्या हो रहा है। हमने क्या निकाला यहां पर कि कौन से जीनोटाइप के ऑफस्प्रिंग कितने बनेंगे। क्लियर हुई बात यहां पर? कोई डाउट किसी को? समझ आ गया सबको? रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन में किसे लिखा जाएगा? मेल गैमेट को। और वर्टिकल लाइन में किसे लिखा जाएगा? फीमेल गैमेट को। क्लियर है? बोलो बेटा। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, सभी जगह मेल यहां पर ऊपर रखेंगे। ठीक है ना? वैसे ये प्लांट को मान के ही कर रहे हैं हम यहाँ, है ना? बढ़े आगे। चलो, अब हम यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म, अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा है, एक फोटोग्राफ दिख रहा है, जिसमें एक अंकल दिख रहे हैं। वो कौन है? मेंडल। बेटा मेंडल जो है हमारे जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा नाम है। मेंडल जो है, इन्होंने ही शुरुआत की मेंडल की जेनेटिक्स की, है ना? मेंडल जो है, इन्होंने ही शुरुआत की जेनेटिक्स की। एक शुरुआती दौर में जब जेनेटिक्स के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था, उस वक्त पर एक थ्योरी लेकर आए मेंडल, और उसे कहा गया मेंडलिज्म। इन्होंने क्या किया था? असल में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मेंडल जो है वो 1822 में पैदा हुए थे। 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। मेंडल को अपने समय से, अपने टाइम से बहुत आगे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी, इनकी जो रिसर्च थी, उस वक्त के लोग समझ नहीं पाए थे। उस वक्त के जो आसपास के दूसरे लोग थे, इनके साथ जो काम कर रहे थे, इनके टाइम के में जो और साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वो नहीं समझ पाए थे। तो जब वो नहीं समझ पाए थे, तो एक आम नॉर्मल इंसान के बारे में क्या सोचा जाए, वो कैसे समझता? तो बिना किसी अपनी रिसर्च को इनको जो फेम मिली नहीं उतनी, और उसके पहले ही ये दुनिया से विदा हो गए 1884 में। ऑस्ट्रिया के हेंजेनडोर्फ स्टेट में एक विलेज है सिलेसिया। वहां पर जुलाई 22, 1822 में
जुलाई 1822 में एक फैमिली के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया ग्रेगर जोहान मेंडल। और आगे जाकर ये इतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा तब थोड़ी पता था लोगों को। ठीक है, चलिए क्या हुआ आगे। मेंडल जो है एक अपना उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई की, उसके बाद ये ब्रून सिटी में चले गए। ब्रून सिटी में गए तो यहाँ वहां पर ये क्या करते थे, इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ काम करना चाहिए, तो इन्होंने चूज किया पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों को क्या पढ़ाते थे? बच्चों को पढ़ाते थे ये नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस बेटा, नेचुरल साइंस को उस टाइम पर, नेचुरल साइंस को उस टाइम पर बायोलॉजी जो है वही उस टाइम नेचुरल साइंस थी। डेट ऑफ बर्थ आप याद रखिए बेटा, आ सकता है ना। मेंडल के बारे में जो डेटा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं वो लगभग इंपॉर्टेंट है, उसे आप कोशिश कीजिए कि वो याद रखा जाए। और एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। हम अभी ये जो इस लेक्चर में अभी जो मेंडल के बारे में पढ़ेंगे ना बेटा, इसे आप पूरे ध्यान से सुनो, आपको लगभग यही याद हो जाएगा। ठीक है, 22 जुलाई 1822, उसके बाद 1884 डेथ हो गई। ठीक, अब हुआ क्या, ये चले गए ब्रून सिटी में चले गए और वहां पर बच्चों को पढ़ाने लगे नेचुरल साइंस और मैथ्स। मैथ्स अच्छी थी इनकी, साथ ही ये नेचुरल साइंस पढ़ा करते थे उस टाइम पे, नेचुरल साइंस यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, अब बात की जाए अगर आगे तो क्या हुआ। हाँ, मैथ्स पढ़ते थे, मैथ्स बहुत अच्छी थी इनकी मैथ्स। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके साथ साथ इन्होंने सोचा कि अब ये एक मोनेस्ट्री चर्च में वहां पर एज अ प्रिस्ट या पादरी जो है, मोंक, उसका काम करने लगे और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाया करते थे। अब हुआ क्या कि इन्होंने ये सोचा कि मैं ये काम तो कर ही रहा हूं, मुझे साथ ही अपनी खुद की नॉलेज भी बढ़ानी चाहिए, अपनी खुद की नॉलेज भी बढ़ानी चाहिए। अब खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, उसे हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मटर के पौधे को चूज किया था। मटर के पौधे का बॉटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। 7 सालों तक काम किया, 1856 से 1863 तक। और ये वही काम है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। चलो, अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया 1856 में, अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया 1863 में। उसके बाद उस काम को पब्लिश करवाया 1865। असल में बेटा होता क्या है, अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च आप ऐसा तो है नहीं लोगों को अपनी लैब में बुला कर बताएंगे कि देखो अपने जो वहां पर फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट है आपका, वहां पर बताएंगे कि हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमारा ये रिजल्ट आया। उसकी एक थ्योरी बनानी पड़ेगी, आपको एक आर्टिकल बनाना पड़ेगा, उसमें सिस्टमेटिकली आपको पूरी बातें बतानी पड़ेंगी कि मैंने ये काम किया, मुझे इसके ऐसे ऐसे रिजल्ट निकले और मैंने इस रिजल्ट्स के बेसिस पर मैं ये लाइंस कंक्लूड कर रहा हूँ, ये थ्योरम कंक्लूड कर रहा हूँ, ये थ्योरी कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, मेंडल ने भी यही किया, अपना काम जो है 1856 में स्टार्ट किया, 1863 तक उसे वाइंड अप किया। देन उन्हें 2 साल लग गए पब्लिश करवाने में, उसको एज अ थ्योरी बनाने में, उसको क्या किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाता है, रिसर्च को अगर हमने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है तो उसको हम कहते हैं क्या, रिसर्च पेपर। आर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, इन्हें पब्लिश करवाया जाता है। जहां पब्लिश करवाया जाता है वो होते हैं जर्नल। क्या होते हैं बेटा, जर्नल। एक तरह की मैगजीन्स होती हैं जिनमें अलग अलग साइंटिस्ट अपने आर्टिकल्स, अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाते हैं। फिर उन्हें दूसरे साइंटिस्ट जो उन्हीं फील्ड में काम कर रहे हों, जो जानना चाहते हैं, वो उन्हें पढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी रिसर्च होती है वो फैलती है, इधर से उधर दूसरे लोगों तक पहुंचती है, ताकि लोग उसके बारे में जानते हैं। अब हुआ क्या, इन्होंने एक जर्नल था वहां पर, नेचर फॉर शेंडर वेरियन। क्या था, नेचर फॉर शेंडर वेरियन नाम का जर्नल था। और ये जो जर्नल था, इसमें इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया। ठीक, अब ये रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ
जिस जर्नल में इनका क्या होता है कि ये जो जर्नल्स होते हैं इन्हें कुछ लोग मिलकर सोसाइटी बना लेते हैं और वो पब्लिश करवाते हैं। जैसे कोई मैगजीन है तो मैगजीन के लिए क्या होगा, पब्लिशिंग हाउस होगा ना, जैसे वैसे ही यहाँ पर कुछ सोसाइटीज होती हैं, वो इन जर्नल को पब्लिश करते हैं यहाँ पर ब्रून के अंदर है ना। तो उसका नाम क्या था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इन्होंने जर्नल पब्लिश किया। जर्नल का नाम क्या है बेटा, आप भी वहां पर बोलिए इसे, नेचर फॉर शेंडर वेरियन। पब्लिश कब हुआ था, 1865 में। काम जो था 1856 से स्टार्ट किया था मेंडल ने, 1863 तक कंप्लीट कर लिया था। देन उसको वाइंड अप किया, कंप्लीट किया, लिखा, आर्टिकल बनाए, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने के लिए तैयार किया मैटर। 1865 आ गया, 1865 में पब्लिश हो चुका था। क्लियर, बोलो हाँ या ना। चलो, अब जो इनका जो पेपर था उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाँ, क्या था नाम क्या था, देखो एक तो आपको ये तो याद रखना है बिल्कुल, है ना। ये डेटा याद रखना है, कब स्टार्ट किया था, ये 7 साल का पीरियड याद रखना है, ठीक है। कोशिश करना पूरी टेबल याद रहे, है ना। चलो आगे चलिए। अब क्या हुआ, आगे इन्होंने विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ ईश्वर आगे क्या अब काम कर दिया, पब्लिश कर दिया। मेंडल का सपना पूरा नहीं हो पाया बेटा। मेंडल का सपना यह था कि मैंने मटर पर काम किया है तो मुझे इसके हिसाब से काफी फेम मिलेगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। मेंडल इस दुविधा के साथ ही, इस परेशानी के साथ ही, इस दुख के साथ ही, किडनी की एक डिजीज की वजह से, ब्राइट डिजीज की वजह से 1884 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बिना किसी फेम के, बिना किसी प्रसिद्धि के, बिना किसी पहचान के चले गए तो चले गए। अब ठीक है, टाइम निकला, 16 साल गुजरे, 16 इयर्स निकले, आया 1900। 3 साइंटिस्ट जो अपने अपने देश में कुछ रिसर्च कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, आपस में नहीं जानते थे, बट बाद में पता चला कि तीनों साइंटिस्ट जिनका नाम है कार्ल कोरेंस, जर्मनी के थे, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के थे, और एरिक वॉन शेरमैक। आप गौर कीजिए, ये मेंडल के साथ के देश के थे, जिस देश के मेंडल रहने वाले थे उसी देश के एरिक वॉन शेरमैक रहने वाले थे। 16 साल भी आज भी मेंडल के बारे में एरिक वॉन शेरमैक को पता नहीं था पहले। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद, अब उसके बाद होता क्या है बेटा, जब कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है उसको एक काम करना पड़ता है, उसको ये काम करना पड़ता है कि उसे अपना एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डेटा को खंगालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कहीं यही काम किसी और साइंटिस्ट ने तो नहीं किया पहले, यही काम किसी और साइंटिस्ट ने तो नहीं किया पहले। क्यों? क्योंकि रिसर्च जो होती है वो बेटा यूनिक होती है। अगर किसी ने एक बार रिसर्च कर ली तो आप उसके ऊपर वही काम कैसे बता सकते हो वापस, फिर वो रिसर्च थोड़ी हुई। तो ये क्या करते हैं, अपना काम करने के बाद बहुत सारे जर्नल्स को पढ़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कहीं कोई और डेटा मिलता जुलता तो नहीं है। यही काम ये तीनों साइंटिस्ट कर रहे थे। जब ये तीनों साइंटिस्ट बेटा ये काम कर रहे हैं तो इनकी नजरों में से नाम निकला मेंडल। ये अचंभित रह गए कि देखते हैं कि ये जो काम है मेंडल 16 साल पहले 1884 में मर गए, उनकी डेथ हो गई 16 साल पहले 1865 में कर चुके हैं। 16 साल की तो उनकी डेथ हो गई थी, है ना। 1865 में ये काम करके जा चुके हैं। इनको लगा कि जिन्होंने ये काम किया है उन्हीं का नाम दिया जाना चाहिए। तो हुआ क्या कि, अच्छा एक बात यहां पर और सुन लीजिए, ये रह गई। कार्ल कोरेंस जो है जर्मनी के थे और उन्होंने काम किया था मेज प्लांट पर, है ना। ह्यूगो डी व्रीज जो थे वो इवनिंग प्राइमरोज पर काम कर रहे थे और एरिक वॉन शेरमैक जो डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पर काम कर रहे थे। ठीक, अब क्या हुआ कि ह्यूगो डी व्रीज जो है इन्होंने मेंडल को सम्मान देने के लिए मेंडल के नाम से यहां पर फ्लोरा जर्नल में 1901 के अंदर मेंडल के रिजल्ट्स को पब्लिश करवाया। बोला कि ये जो काम है ये मेंडल ने किया है पहले और इसे वापस से पब्लिश किया जाए।
मेंडल के सम्मान में। ठीक है, उसके बाद कार्ल कोरेंस जो है, कार्ल कोरेंस ने अपनी तरफ से पोस्टुलेट्स दिए, 2 नियम दिए, उन्हें कहा 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी या फिर मेंडलिज्म। ये 2 लॉ क्या थे? पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा मैं आपको यहां पर एक चीज याद दिला दूं कि जब हम मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यहां पर एक और पोस्टुलेट के बारे में देखने को मिलेगा, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल जो है उन्होंने शुरुआत इस लॉ से की थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस से की थी, बट कार्ल कोरेंस जो है उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जो कार्ल कोरेंस है उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन बताया था, को डोमिनेंस। अब ऐसा कैसे कर सकते थे? क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका एक्सेप्शन उन्होंने खुद ने बताया। वो ऐसा बोल नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि खुद अगर जब मैंने को डोमिनेंस के बारे में बताया है तो मैं कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बता सकता हूं। हम इन दोनों टर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। सिर्फ हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं बताया गया। किसने बताया था? कार्ल कोरेंस ने बताया था। आपको याद रख ले हैं ये नाम। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि जो मेंडल है उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मेंडल को वो फेम, वो नाम नहीं मिल पाया? मेंडल क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रहे उनके टाइम के साथ? बेटा सबको बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से सुनो, पूरी अटेंशन के साथ सुनो, आपको ये बातें याद रह जाएंगी। ठीक है ना? पक्का? हाँ या ना? चलिए सुनिए। ऐसे नहीं कहानी सुन रहे हैं तो नींद आने लग जाए कि लेट के सुन लेते हैं थोड़ी देर बेड पे, है ना? ऐसा तो नहीं करेंगे? सभी बच्चे टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते हैं घर पे? या ऐसा तो नहीं है कि टेबल जो है बेड पर साइड में मोबाइल रख लिया, आपका लैपटॉप रख लिया या बाकी जो भी है आपके पास? कार्ल कोरेंस ने सिर्फ 2 ही पोस्टुलेट्स दिए, तीसरा नहीं दिया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, टेबल पर बैठकर पढ़ रहा है। और मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि आप अगर आपको अटेंटिवनेस ऐसा लगता है कि हम थोड़े डल हो रहे हैं तो आप ये फील कीजिए जैसे आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं। जब यहाँ पर ऑफलाइन में जैसे आप पढ़ेंगे उसी तरीके से आप अच्छे से तैयार होके बैठिए, शूज पहन के बैठिए। आपको एक फील आएगा। हमारा दिमाग जो है वो खेलता है हमारे साथ। दिमाग को अगर पता चल जाए ना कि हमें आराम करने का मौका मिल सकता है तो दिमाग क्या करता है? घुमा फिरा के उसको आराम के मोड में ले जाता है। दिमाग को चकरा दो, दिमाग के साथ खेलो, दिमाग को अपने हिसाब से चलाओ। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस 14 से स्टार्ट होगी बेटा। आपको रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपका शेड्यूल होगा। ठीक है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही भरोसा रखें, जैसा कहा जाए वैसा करें। ठीक है? तो जो हमें क्या करना है, हाँ, आपको जो भी वेन्यू होगा, आपका जो भी टाइमिंग होगी, आपकी जो भी आपको बैच की टाइमिंग मिलेगी वो आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म की जाएगी। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सुपथ मिला होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छे से आप, बहुत बढ़िया शुरुआत हो रही है ना? लकीली अब हाँ ऑफलाइन चालू हो रही है। ठीक है, आप अपने हिसाब से चूज करें जैसे आपको कहाँ रहना है, क्या करना है। सबसे पहला इशू आपकी हेल्थ का इशू है। ठीक है? वैक्सीनेशन हो सकती है तो आप वैक्सीनेशन जो है बिल्कुल टाइम पे करवानी है हमें। ठीक है? बिल्कुल बेटा, हाँ यही होगा। बाकी कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बढ़िया टीचर है। ठीक है? हाँ, मैं ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बढ़िया, ठीक है, चले आगे बढ़े अब, है ना? हाँ, सभी बच्चे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बाहर जाएं मास्क लगाएं, है ना? बाहर कोशिश करें कि सही जगह पर हम जो है हम खाना खाएं और कोशिश करें सैनिटाइजेशन पूरा करते रहें प्रॉपर। छोटी सैनिटाइजर की बोतल आपके पास रहे हमेशा, मास्क आपका प्रॉपर लगा हुआ रहे,
नाक के नीचे, या हम ऐसा नहीं करें, थोड़ा बहुत नाक वो आ रही है, दिक्कत हो रही है तो, है ना। क्लास में भी हम कोशिश करेंगे कि दूर दूर बैठें, कोशिश करें कि दूसरे बच्चों से कम संपर्क में आए। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब मैं नंबर बताता हूँ उनका, ठीक है। नंबर मैंने आपको बताया था ना, वापस आज मैं वापस से बता देता हूँ, ठीक है। चलो, अब हम बात कर रहे थे कि जो मेंडल थे बेचारे, उन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया। हाँ बेटा, वही 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 होएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, हम मिलेंगे वहां पर, ठीक है। चलो अब सुनो, ध्यान से सुनो सारी बातें ना, वापस से आ जाओ, चलो वापस से आ जाओ, हमारे मेंडल के पास चले। मेंडल के पास चले नहीं, मतलब मेंडल के बारे में बात करें, ठीक है। चलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें होंगी। आप दोनों में आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। हाँ, मैं पूरे चांसेस है टीचर्स के सेम रहने के, बाकी कुछ चेंजेस होता है तो इन्फॉर्म हो जाएगा। चलो सुनना ध्यान से। मेंडल के अनरिकॉग्निशन क्यों रहा, उनको क्यों उतनी फेम नहीं मिल पाई, इसकी वजह हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, है ना। सुनना ध्यान से, सुनना, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद होगी बेटा, सुनते जाओ सारी बातें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कि मेंडल जो है 1900 तक उनके बारे में किसी को पता नहीं चला था। 1865 में जबकि पब्लिश हो चुका था। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, सो हिज वर्क वॉज नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड। उस वक्त पे 1865 में मोबाइल, इंटरनेट और जो कम्युनिकेशन जो था वो इतना प्रॉपर नहीं था। इतना क्या, बहुत वीक था। अगर हम बात करें तब शायद लेटर्स से बात की जाती होगी, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों को भेजा जाता होगा, क्योंकि लेटर्स को भी ट्रेवल करने में काफी टाइम लगा करता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता था। ये तो मैं वो बात कर रहा हूं जब आप एक ही देश के अंदर लेटर भेज रहे हो। शायद इंटरनेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर तो फिर इतना भी पॉसिबल नहीं होता होगा, है ना। लेटर्स को ट्रांसफर करवाना, वो भी बिल्कुल जरूरी इंफॉर्मेशन को भेजा जाता होगा। तो मुझे बताओ, अब लेटर में कौन आपस में ये बातें करेगा कि जो है मेंडल जो है उन्होंने ये पब्लिकेशन किया है, जेनेटिक्स के बारे में बताया है, नहीं। अगर मान लो किसी को जर्नल मिला भी तो उसने पढ़ा होगा शायद, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो जर्नल था जिसमें पब्लिश किया था, वो भी कोई इतना फेमस नहीं हो पाया, लोगों तक पहुंच नहीं पाया, ठीक। अब चलो, कुछ लोगों ने जर्नल पढ़ा, कुछ लोगों तक जर्नल पहुंचा। पहुंचने के बाद भी क्या हुआ, असल में हुआ क्या कि मेंडल जो है उन्होंने ये बोला कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स बेटा, फैक्टर्स को अगर हम आज की लैंग्वेज में बोले तो आप इसे जीन्स समझते हैं, आप इसे जीन समझते हैं, है ना। आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स, मेंडल ने ऐसा बोला था। पर जो उस वक्त के लोग थे वो ये मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ जरा कि ये डीएनए है, ये डीएनए जो है इसमें ये यहाँ पर ये जीन है, जीन ए नाम की जीन है। अब ये जब नेक्स्ट जनरेशन में पहुंची, नेक्स्ट जनरेशन में जब पहुंची तो ये ऐसे स्मॉल ए हो जाएगी क्या बेटा? क्या जीन के अंदर कोई चेंज आ जाएगा क्या? नहीं, जीन तो वैसे ही रहेगी, है ना। अच्छा, अगर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये एक ऑर्गेनिज्म में है, इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में ब्लेंडिंग कर ली, मतलब क्या हो गया, ये मिक्स हो गए। मतलब कैपिटल टी जो है वो अब स्मॉल टी की तरह रिएक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। यानी डिस्क्रीट का मतलब होता है जो आपस में ब्लेंड ना करे, स्टेबल का मतलब होता है जो वैसा का वैसा रहे। आप यहां पर म्यूटेशन के बारे में नहीं सोचे, म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस होती है, बाय चांस प्रोसेस होती है, जनरलाइज्ड प्रोसेस नहीं होती है, ठीक। हम जनरली म्यूटेशन के बारे में नहीं सोचेंगे यहां पर। अब क्या हुआ कि ये जो बात थी मेंडल की कि फैक्टर्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स,
इस लाइन को इनके साथ के जो बायोलॉजिस्ट, साथ के मतलब कंटेम्पररीज, मतलब उस टाइम पे जो और बायोलॉजी पर काम कर रहे थे, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने कि ये जो आप बात बोल रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। आई बात समझ? अब मेंडल बोले, भाई मेंडल ने समझा दी बात कि भाई ऐसा होता है, पर मुझे एक बात बताओ, आज आप मेंडल को इतना आसानी से इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि आप जीन के बारे में जानते हो, आप डीएनए को समझते हो, आप ये समझते हो कि सेल के अंदर डीएनए किस तरीके से मिलता है, डीएनए क्या काम करता है, डीएनए ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल जो है वो है, और कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करता है। मेंडल क्या जानते थे क्या ये वाली बात? नहीं जानते थे बेटा, उनको पता ही नहीं था कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, उनको नहीं पता था। अब क्या हुआ कि एक बात और आई। पहली बात तो मेंडल का जर्नल नहीं पहुंच पाया, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई। जर्नल पहुंचा, लोगों ने पढ़ने की कोशिश की तो ये पॉइंट समझ नहीं आया कि स्टेबल या डिस्क्रीट क्या है। चलो कुछ लोगों ने मान लिया कि भैया हम समझ गए, आप आगे बताओ, ठीक। अब आगे पढ़ना स्टार्ट किया, आगे जर्नल को देखना स्टार्ट किया, तो देखो जरा क्या आ गया वहां पर, मैथमेटिक्स। मेंडल तो मैथमेटिक्स जानते थे, उन्होंने तो यूज कर लिया मैथ्स को, पर सभी बायोलॉजिस्ट उतनी मैथ्स नहीं जानते थे। तो अब अरे भाई बायोलॉजी वाले को मैथ्स के बारे में बोल दिया कि ये देखो मैथ्स है, तो घबरा जाएगा पुत्र। घबरा गए तो भैया हमको नहीं पढ़ना, हमारे नहीं समझ में बैठे। आई बात समझ? अब क्या होता है, वही बात है ना, जो टॉपिक हमें समझ नहीं आता हार्ड लगता है, बोलते थे इंटरेस्टिंग नहीं है टॉपिक, और जो समझ आता है वो इंटरेस्टिंग होता है ना। तो वैसे ही उन साइंटिस्ट ने की। अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने मैथ्स समझ ली, पढ़ ली कि हम हमारे मैथ्स वाले दोस्त से उनसे सीख साख के थोड़ी बहुत मैथ्स समझ लेंगे। आगे बढ़े जनरल में, तो एक पॉइंट आता है वहां पर कि ये तो बातें सारी सही है, पर हमें ये बताओ कि फैक्टर क्या होते हैं। मेंडल से ये पूछा कि फैक्टर क्या होते हैं भाई, ये तो बताइए। अब मेंडल चुप, मेंडल के पास कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि मेंडल खुद नहीं जानते थे कि फैक्टर्स आखिरकार होते क्या है। उसका फिजिकल प्रूफ मैं कहां से दूं जब मुझे यही नहीं पता कि फैक्टर्स होते क्या है। मेंडल को यह पता था कि फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कहीं ना कहीं पौधे के अंदर, बट वो कहां है, वो कैसे जाते हैं, मेंडल को नहीं पता था। और यही बात मेंडल को एक काफी पीछे ले गई। अगर वो यहां पर यह समझा देते तो शायद वो थोड़ा टाइम से समझा सकते थे, लोगों को बता सकते थे, शायद उनको वो फेम मिल सकता था। ये वजह थी मेंडल के अनरिकॉग्निशन की। पर क्या हम ये कहें कि मेंडल एक असफल साइंटिस्ट थे? मेंडल जो है फेल हो गए थे? नहीं, मेंडल अपने टाइम में समझ नहीं पाए उनको लोग, पर मेंडल जो है वो सक्सेसफुल पर्सन थे, सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो बातें की आज तक आप उनका क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपकी सिलेक्शन में शायद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। आज तो बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है, 1865 से 2021 निकालिए टाइम। आई बात समझ? तो मेंडल जो है वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट है। अब हम मेंडल के सक्सेसफुल होने के राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि ऐसा क्या किया था उन्होंने कि वो सक्सेसफुल थे। सबसे पहली बात, मेंडल जो है वो बड़े फोकस्ड इंसान थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर मैं ये करूं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ अगर लेकर चलूंगा तो क्या होगा, मेरा फोकस खराब हो जाएगा, मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा सारे सही तरीके से सभी चीजों के बारे में। अब मेंडल ने जो क्या किया कि मेंडल ने पौधे लिए, ठीक है, मान लीजिए कि एक पौधा है, मटर का पौधा, ठीक है। मेंडल ने उसको देखा ध्यान से, वो देख रहे हैं कि ये जो है मेंडल, ये जो पौधा है इसकी हाइट है पर्टिकुलर, ठीक,
इसकी लीफ है, लीफ का कलर ऐसा है, सारी चीजों उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने ये देखा कि अगर मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर एक साथ चलूंगा तो शायद मैं सही से काम नहीं कर पाऊंगा, जो कि उनसे पहले वाले साइंटिस्ट जो है उन्होंने किया था। उनके पहले वाले साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर चले। अब इन्होंने क्या किया, पकड़ लिया एक कैरेक्टर को कि मैं तो सिर्फ हाइट लेकर चलूंगा, और पता चल गया कि दो तरह के हैं, एक होता है टॉल, एक होता है कौन सा, ड्वार्फ। एक या फिर दो कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा, ये इनकी सफलता का पहला राज था। आगे जब हमने समझने की कोशिश की तो जो पी प्लांट है उसने भी इनकी सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आप बोलोगे भाई मैं मटर ने क्या किया था ऐसा, मटर तो एक पौधा था, उस पर तो इन्होंने स्टडी किया था, पर मटर जो है मटर ने कैसे हेल्प की इनकी। मटर एक एनुअल प्लांट होता है, नन्हा सा, छोटी सी लाइफ साइकिल होती है। 2 या 3 महीने में मटर का नन्हा सा पौधा जो है बड़ा होता है और जवान होता है, और मटर की फलियां लाता है, और आराम से आप इसकी स्टडी कर सकते हो। इसने ये रोल प्ले किया कि इसने रिजल्ट जल्दी दे दिए, जल्दी जल्दी लाइफ साइकिल पूरी होती गई, जल्दी जल्दी रिजल्ट देता चला गया। मटर के पौधे में एक खासियत आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। हमें पता है कि ये जो है कौन सा पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट है, गाइनोशियम इट इज। इसके साथ में यहाँ पर मेल पार्ट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इससे पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलप होते हैं। उसके बाद ये पोलन ग्रेन जो है ट्रेवल करते हैं, मटर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि ये जो पोलन ग्रेन है यहीं पर स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाते हैं और आगे जाकर ओवम या एग सेल को फर्टिलाइज करके सीड बना देते हैं। नेचुरली क्या होता है, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है बेटा, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन जो है वो इसके खुद के एग जो है उसे क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। अगर हम बात करें अब, तो मेंडल ने एक तरीका निकाला, वो था क्रॉस पॉलिनेशन। मैनुअली क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो है क्या करते थे, यहां से पोलन ग्रेन उठाए और जो क्या कर रहे हैं, दूसरे फ्लावर जो है उसके ऊपर यहाँ डस्टिंग यहाँ पर छिड़क दी। अब होगा क्या, इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो मिक्स होकर थर्ड जनरेशन के अंदर, दूसरी जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा बेटा, होगा। क्यों, यहाँ पे इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो ये काम जो था आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें बड़ा फायदा मिला इस चीज का। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो पी प्लांट है उसके अंदर काफी सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट देखने को मिलते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है बेटा, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉस। ठीक है, मेंडल ने यह देखा कि ये जो पी प्लांट है, मटर का पौधा है, इसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होती है बेटा, सुनना। ये एक मटर का पौधा, हमने ये देखा कि इस पौधे की जो है एक पर्टिकुलर हाइट है, हमने इसको देखकर बोला कि ये टॉल है। साथ ही उसके पास ही एक और पौधा लगा हुआ था मटर का, उसकी हाइट काफी कम थी, हमने उसको बोल दिया ड्वार्फ है। हमने ये देखा कि इनकी हाइट में एक पर्टिकुलर काफी सारा गैप आपको देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा गैप है, इसकी वजह से आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि टॉल प्लांट कौन सा है और ड्वार्फ प्लांट कौन सा है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये जो मटर का पौधा होता, वो ड्वार्फ वाले की हाइट जो है वो सिर्फ इतनी सी छोटी होती, तो क्या आप इसे इजीली कैरेक्टराइज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि टॉल कौन सा है, ड्वार्फ कौन सा है। तो ये जो
चीज हम देखने को मिल रही है, ये है कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या है? जब ट्रेट्स के बीच में, जब ट्रेट के बीच में आसानी से डिफरेंशिएशन किया जा सके कि कौन सी ट्रेट जो है वो डोमिनेंट वाली है, कौन सी रिसेसिव वाली है। जैसे अगर हम फ्लावर कलर की बात करें कि पर्पल कलर या फिर वॉयलेट कलर जो है और व्हाइट कलर जो है, क्या आप इसमें आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हो? अगर मैं बोलूं व्हाइट कलर और स्लाइटली पिंक या फिर क्रीम कलर, ये जो कलर है इनके बीच में डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल हो जाता है, होता है ना। या फिर बहुत बहुत हल्का ब्लू जो है वो व्हाइट के साथ मिल सकता है। तो हमें क्या है, ये डिफरेंस आसानी से पता लग गया, इसलिए हमने इनको क्या बोला, कंट्रास्टिंग ट्रेट। क्लियर है बेटा ये वाली बात? बोलो हाँ या ना। चलो अब बात करें, पी प्लांट जो होता है बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बिल्कुल भी नखरे नहीं करता। थोड़ी सी मिट्टी दो, पानी दो और धूप दो और ग्रो हो जाएगा, आपको मटर की फलियां लाकर दे देगा। तो फायदा मिला, मेंडल को ज्यादा देखरेख नहीं करनी पड़ती थी। मटर के सीड्स क्या लार्ज होते हैं क्या बेटा? लार्ज होते हैं क्या? पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट। कंट्रास्टिंग ट्रेट वो होती हैं जो ट्रेट्स आपस में आसानी से डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। जैसे टॉल और ड्वार्फ में, मटर में जो टॉल होता है वो काफी लंबा होता है और जो ड्वार्फ होता है उनका डिफरेंस ज्यादा होता है। जैसे ऐसे देखो आप, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। अगर ये वाला ड्वार्फ होता, ये वाला ड्वार्फ होता, तो दूर से थोड़ा आप देखते ना, आपको फिर थोड़ा बहुत अंतर देखते कि हाँ ये ड्वार्फ है। बट अब अगर हम अभी बात करें तो ये इतना ड्वार्फ है तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ भाई ये वाला ड्वार्फ है, ये टॉल है। आई बात समझ? क्लियर हुई बात है ना? पी सीड्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है सही बात है। पी सीड्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, आराम से दिखेंगे आपको कि ये जो इसका कलर कैसा है। बेटा कई बार क्वेश्चन आता है, इसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि जो बिलो पॉइंट्स हैं उनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो मेंडल की सक्सेस को नहीं बताता। कभी कभार आ सकता है, ठीक है। आप तो साथ ही सुनते रहिए तो याद हो सकता है आपको, है ना। चलो अब देखो, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेंडल ने क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को। क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को। अच्छा मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहाँ पर, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। अगर मैं बात करूं कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए आपने देखा, हमने ये पूछा कि किन किन बच्चों के जो है स्पेक्स लगे हुए, चश्मा लगा हुआ है, किन किन बच्चों के नहीं लगा हुआ है। मैंने काउंटिंग की, 50% बच्चों के लगा हुआ था, 50% बच्चों के नहीं लगा हुआ था। चश्मा लगना एक तरह की एक क्वालिटी है, या उल्टा कह दो कि जिसके चश्मा नहीं लग रहा उसकी आंखें सही है, नॉर्मल है, और वो एक क्वालिटी है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, एक है जिनके बाल जो है डार्क ब्लैक कलर के हैं, एक बच्चे जिनके बाल लाइट ब्राउन कलर के हैं। तो क्या ये उन बच्चों की क्वालिटी है या नहीं? क्वालिटी है ये, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये जो पौधा है हमारा, इसमें जो हाइट है, ये हाइट एक तरह की इसकी क्वालिटी है, ठीक। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैंने 100 पौधे ग्रो करवा रखे हैं, 100 प्लांट्स, अब अगर मैं ये बोलूं कि इन 100 प्लांट्स में से 70 जो है वो टॉल है और 30 जो है वो ड्वार्फ है, तो ये जो मैंने बोला 70 टॉल, ये क्या इसमें इस डेटा में क्वांटिटी होगी या नहीं होगी? मैंने क्या क्वांटिटी बोली? मैंने क्या बोला कि 70 होना एक क्वांटिटी है। 70 जो है वो एक क्वांटिटी है, और ड्वार्फ 30 प्लांट्स का ड्वार्फ होना ये भी एक क्वांटिटी है। ज्ञानी, अब वापस लाइन पे आते हैं बेटा, अपन ध्यान से सुनना है ना। मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज्ड द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब टॉल होना या ड्वार्फ होना, इनका
नई जनरेशन में जाना, इसको इन्होंने क्या किया, काउंटिंग कर करके स्टडी किया। यानी नेक्स्ट जनरेशन में 70 टॉल होते हैं, 30 ड्वार्फ होते हैं, ये क्वांटिटेटिवली एनालिसिस हुआ। आई बात समझ में? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और अभी है ना, आज अभी हम सिर्फ इतना समझें कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है और इनका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, और उसको मेंडल ने क्वांटिटेटिवली स्टडी किया। आई बात समझ में? अब अगर मैं ये बात करूं यहां पर कि इनके एक्सपेरिमेंट्स जो थे ना, मेंडल ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि एक पौधा ग्रो करवाया, देन उसके जो बच्चे पैदा हुए उनको 4 बच्चों को लेकर सिर्फ स्टडी कर लिया। मेंडल 1000 पौधे, 2000 पौधे, 3000 पौधे, 100 पौधे, 200, ऐसे एक लार्ज सैंपल को इकट्ठा करते थे और उसमें देखते थे कि इसमें से कितने टॉल हैं और कितने ड्वार्फ। आई बात समझ? तो ये जो सारी बातें हैं, ये भी मेंडल की सफलता में, इनका सक्सेस में इनका बड़ा महत्वपूर्ण प्लेस रहा। बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले इन्होंने किया। क्लियर हुई बात यहां पर बेटा? बोलो हाँ या ना। इसके अलावा आपको ये पता है कि मेंडल जो थे वो मैथमेटिक्स के अच्छे नॉलेज रखते थे। मेंडल जो थे वो मैथमेटिक्स की एक अच्छी नॉलेज रखते थे। इन्होंने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। स्टैटिस्टिक्स आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा शायद, मैथ्स के अंदर, या अलग कभी और क्लास में आया हो अगर डिफरेंट बोर्ड के हिसाब से। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मीन, मोड, मीडियम हम पढ़ा करते थे। हम ये देखते थे कि अगर, हाँ बिल्कुल, है ना, उसके अंदर हम ये बात करते थे कि अगर एक पॉपुलेशन है उसके अंदर 100 लोग ऐसे हैं, जैसे अभी आप वैक्सीनेशन का डेटा सुना करते हो कि इतने % लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, उसमें से इतने लोग जो हैं वो कोविशील्ड लगवा चुके हैं, इतने लोग कोवैक्सीन लगवा चुके हैं। रोज डेटा मेंटेन होता है कि देश के अंदर कितने केस आए थे, कितने नहीं आए थे। पहले हम देखते थे ना रोज, अभी तो एक चलो अच्छी बात है कि कम हो गया है, ठीक है, अभी भी गया नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारा क्या है? स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स होता है, ये एनालिसिस होता है इस तरीके से। मेंडल ने यही काम किया। मेंडल ने यही किया कि 70% पौधे कितने से हैंडटॉल है, 30% ड्वार्फ, इस तरह से मेंटेन किया रिजल्ट को। क्लियर है बात? तो ये इनको फायदा दिया इस चीज में। देखो, कोई भी काम करें और उसका रिकॉर्ड मेंटेन है तो हम 4 दिन बाद भी वापस जाकर देख सकते हैं कि हाँ भाई, हमने उस दिन क्या डेटा निकाला था, क्या किया था। तो ये जो सारी चीज थी, इसका बड़ा फायदा मिला यहाँ पर। आई बात समझ? यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये एक बेसिक सी बात थी मेंडल के बारे में, और ये बात आपको सेलेक्टेड बातें हैं, आपको याद रखनी है ना। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। अब बात यहां पर यह आती है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया। मेंडल ने जब रिसर्च स्टार्ट की तो मेंडल ने क्या किया कि 7 कैरेक्टर्स पॉइंट आउट कर लिए। 7 कैरेक्टर्स पॉइंट आउट करने के बाद ये देखा कि उन कैरेक्टर्स के डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म्स कैसी हैं। तो उन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स वही लिए थे बेटा जो अपने 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स रखते हैं। ट्रेट्स तो सब रखते हैं, पर कंट्रास्टिंग है या नहीं है, ठीक है। पिछली स्लाइड में क्या छूट गया बेटा? हो गया क्लियर तुषार? क्लियर? चले आगे। अब देखिए जरा, हमने क्या बात की? कैरेक्टर जो है, बिल्कुल यहां पर एक कंफ्यूजन, एक डाउट है, आप सभी सुनिए, और भी बच्चों को हो सकता है कि हमने तो ये बात की थी कि मेंडल ने तो सिर्फ 1 या 2 ही कैरेक्टर लिए थे। नहीं, हमने ऐसा बोला था, मेंडल ने एक बार में सिर्फ 1 या 2 ही कैरेक्टर चूज किए थे। यानी
एक क्रॉस के अंदर जब भी वो एक पौधे में सेलेक्ट कर लेते थे तो हाइट और फूल के कलर पर ध्यान रखते थे, बाकी जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो आने दो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। एक कैरेक्टर एक टाइम पर, जैसे हाइट पे फोकस कर लिया अगर, है ना, अब हाइट पे फोकस किया ना बेटा, तो क्या देखा कि सिर्फ हाइट देख रहे हैं वो, फूल का कलर कैसा है मरने दो, कोई मतलब नहीं, अपने को बाढ़ में जाए, अपने को सिर्फ हाइट से मतलब, है ना। क्लियर होगी ना बात? चलो ध्यान से सुनना, है ना। ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, इनके अंदर एक डोमिनेंट होगी और एक रेसेसिव होगी, एक डोमिनेंट होगी और एक रेसेसिव होगी। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं सबसे पहला कैरेक्टर क्या था? लेंथ ऑफ प्लांट या फिर स्टेम हाइट भी बोला जा सकता है। इसमें हम बोलते हैं कि जो प्लांट है आइदर टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। प्लांट जो है उसकी हाइट या तो ज्यादा होगी या फिर कैसी होगी? कम होगी। ये देखो जरा, आई बात समझ, है ना। उसके बाद फ्लावर की पोजीशन की बात की गई। क्या आप पहचान सकते हो ना टॉल और ड्वार्फ में? अगर आपके सामने कभी मटर का पौधा आ जाए, मटर का पौधा देखा है आप लोगों ने? कभी मिल रहा हो मौका देखने का? अच्छा ठीक है, जिनने देखा है बहुत बढ़िया, जिनने नहीं देखा और भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैं बातें बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना बस। चलो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें फ्लावर की पोजीशन की, किसकी बेटा? फ्लावर पोजीशन की बात कर रहे हैं। फूल की स्थिति क्या है पौधे में, फूल कैसे उगा है, हमने बात की। अच्छा, एक नॉर्मल सा पौधा अगर हम देखें, है ना, क्या होगा कि फ्लावर जो है उसके अंदर हमने देखा एक्सियल या टर्मिनल, दो तरह की पोजीशन हो सकती है। एक तो हो कि जैसे ये प्लांट है, ये टिप पे फ्लावर ग्रो हो रहा है ना। एक हो कि इस पे ग्रो ना हो और इधर से एक ब्रांच निकले और उस पर यहां पर उस पर फ्लावर ग्रो हो। तो एक्सियल की बात करें हम तो क्या हो रहा है? साइड में ग्रो हो रहा है। और टर्मिनल टिप की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। तो एक्सियल जो कैरेक्टर है, एक्सियल जो ट्रेट है, वो डोमिनेंट कंडीशन को दिखाता है, डोमिनेंट होता है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्लावर कलर की, फूल के कलर की। अगर आपको देखने का मौका मिलेगा कभी प्लांट, अगर आपने देखा है तो आप देखेंगे कि वॉयलेट कलर के प्यारे प्यारे जो है फूल खिलते हैं मटर के अंदर। वॉयलेट और वाइट, तो यहां पर जो वॉयलेट होता है वो कैसा होता है बेटा? डोमिनेंट होता है। अच्छा, इसको आप पर्पल भी बोल सकते हैं, पर जनरली हम यूज करेंगे जो कलर का नाम, वो वॉयलेट यूज करेंगे, है ना, सेम कलर होता है क्योंकि। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लावर कलर के बाद, तो पोड की शेप की बात की जाती है, मटर की फली की बात की जाती है। मटर की फली अगर आपने देखी है, मटर की फली आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि दो तरह की फली आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी फुल मतलब आप जब मटर खाएंगे, मटर तो सबने खाई है भाई, पौधा अगर किसी ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पर फली तो खाई होगी ना, मटर तो खाई है ना सबने छील के, है ना। अच्छा, सबने खाई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा कि मटर की वो जैसे एक ढेर सा रखा हुआ है, मम्मी ने लेके रख ली सब्जी, है ना, अब आपको मौका मिल गया खाने का, अच्छी लगती है मीठी मीठी मटर तो आप खाएंगे, ठीक है। अब आपने देखा तो क्या आप कोई सी भी मटर उठा के खा लेते हैं या फिर उसमें से सेलेक्ट करके खाते हैं? सेलेक्ट करके खाते हैं, क्यों? अरे क्या होता है, दोनों तीनों तरह की मटर मिलेगी आपको। कुछ मटर ऐसी होगी जो एकदम हरी होगी, टाइट फूली हुई होगी, जिनके अंदर दाने, एक डाउट एक बच्चे का यहां पर अभी कि जो वॉयलेट है और व्हाइट है वो एक ही पौधे पर होता है क्या, है ना। मैं इसलिए रिपीट कर देता हूं बेटा कि ताकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को भी होता है बट वो पूछते नहीं, मुझे पता है कुछ बच्चे हैं जो नहीं पूछते, उनका भी क्लियर हो जाएगा। एक ही पौधे में एक तरह का फूल होगा, दो तरह के नहीं होंगे, एक तरह का, यानी पर्पल होगा तो पर्पल, वॉयलेट होगा तो वॉयलेट, मतलब, है ना, तो व्हाइट होगा तो व्हाइट। ऐसा नहीं एक फूल वॉयलेट एक व्हाइट, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा, अब पोड शेप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो पोड शेप जो होती है वो दो तरह की आपको मिलेगी। ठीक है, दो कैसी होगी, एक आपको मिलेगी यहां पर फूली हुई, ठीक है, और एक मिलेगी आपको यहां पर दबी हुई, थोड़ी पतली पतली सी। अब अच्छी मटर कौन सी होगी, जो फूली हुई होगी, जिसका दाना मोटा मोटा होगा, ठीक है, और एक होगी ऐसी दिखेगी वो आपको, ठीक है, एक होगी कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब वो थोड़ी सी दबी दबी सी होगी, ठीक है। अभी दबी का रिलेशन आगे भी चलेगा। हम अगर आप बात करें पोड शेप की, पोड कलर की बात अगर हम करें तो ग्रीन और येलो, जो फूली फूली है और हरी है, आप उसे उठा के खाने की कोशिश करेंगे, हरी वाली, या फिर पीली पीली सी जो होती हैं, जो पीली पीली सी होती है बेटा। एक होता है कि पुरानी होने के बाद भी हो जाती है, बट कुछ फली जो होती है, कुछ फली जो होती है मटर की पोड जो होती है, वो शुरू से ही आपको येलोइश कलर में दिखेगी। अब बात करें अगर पोड का कलर, तो ग्रीन और येलो। ग्रीन, ग्रीन कैसा है यहां पर, डोमिनेंट है, और येलो रेसेसिव है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सीड कलर की बात करते हैं, और उसके बाद येलो, ग्रीन, और उसी तरीके से एक साथ हम कैरेक्टर देख लें तो सीड शेप, राउंड और व्रिंकल्ड। बेटा आपने सीड के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सीड देखा होगा। सीड को अगर हम देखें तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर एक सीड होता है जिसे हम दो टुकड़े में तोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना बेटा इस सीड के कलर की, ये इस पतली लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, इस पतली लेयर की बात। हाँ, नोट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा मैं अभी लास्ट के 5 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये बस 5 मिनट और चाहिए, 2 मिनट में ये कंप्लीट करके अभी आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो अंदर सीड होता है, ये जो सीड होता है, इसके कलर येलो और ग्रीन हो सकता है, ठीक है, येलो और ग्रीन हो सकता है। सीड शेप की बात करें अगर, तो वो राउंड या व्रिंकल्ड हो सकता है। बेटा आपने कुछ देखे होंगे सीड जो होते हैं, एक होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उनकी बात कर रहे हैं जो साइज में तो बराबर होते हैं, बट उनकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो थोड़ी सी ऐसी झुर्रीदार सी होती है ना, थोड़ी सी चिपकी चिपकी सी होती है, कहीं कहीं से उभरी होती है, कहीं चिपकी होती है, उनकी बात कर रहे हैं हम, तो ये व्रिंकल्ड होती है। बेटा सीधी सी बात है, ये टेबल आपको याद रखनी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्लावर कलर वॉयलेट है और व्हाइट कलर के दूसरा फ्लावर है, उसका क्रॉस करवा दिया गया है, बताइए डोमिनेंट जो है वो फिनोटाइप को कैसा होगा। इस तरह से घुमा फिरा कर थोड़ा सा पूछ लिया जाएगा। ये टेबल आप आज याद कर लेंगे, कौन सा कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव। आई बात समझ? देखो इसको एक सिंपल सी बात समझना, जल्दी से दिमाग में घुस जाएगा, बिल्कुल सीधा। सबसे पहले आपको दूर से एक मटर का पौधा दिखा, आपको उसकी हाइट दिख गई, सबसे पहले एक मटर का पौधा दिखा, उसकी हाइट दिख गई, टॉल और ड्वार्फ। जब आप उसके थोड़ा पास गए तो आपको उसकी फ्लावर की पोजीशन दिखी, है ना। सबसे पहले दूर से मटर का पौधा दिखा, उसके बाद आपको उसकी फ्लावर की पोजीशन दिखी, उसके बाद उस फ्लावर का कलर दिख रहा है, उस फ्लावर का कलर आपने देख लिया वॉयलेट और व्हाइट। अब आप थोड़ा और पास आ चुके हैं तो आप फलियों के बारे में देख रहे हैं। फली जो है, सबसे पहले फली का शेप आपको समझ आया, फूली हुई है और कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक। उसके बाद फली के कलर को आपने देखा। अब देखो एक कैरेक्टर किसका है, लेंथ का, आपको याद है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा फ्लावर की पोजीशन का। उसके बाद दो कैरेक्टर है, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर। उसके बाद पोड का शेप, पोड का कलर। उसके बाद सीड का कलर और सीड का शेप। याद रखेंगे क्या? सबसे पहली बात, पोड कलर में डोमिनेंट ग्रीन है, हाँ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, अंदर सीड कैसे बदल गया, वो तो जिसका जो कलर है वो है ना। हाँ, ये बात याद रखना। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे, कि इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं हो कि हमेशा ग्रीन डोमिनेंट होगा हर जगह पर, नहीं। पोड के शेप में ग्रीन डोमिनेंट होता है और सीड के कलर में येलो डोमिनेंट होता है। सीक्वेंस में याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस मैंने इसमें लिखी हुई है वो सीक्वेंस याद करने में हेल्पफुल होती है, इसलिए रखी हुई है। आप अपनी सीक्वेंस खुद की बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद करें। क्लियर हुई बात बेटा यहां पर?
कनक सर पीछे पी प्लांट का थर्ड पॉइंट कौन सा थर्ड पॉइंट है बेटा? ये वाला थर्ड पॉइंट, क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। मैंने आपको बताया कि अगर किसी क्वालिटी को गिनकर स्टडी किया जाए, कितने पौधे टॉल हैं, कितने पौधे टॉल है, ये गिना जाए तो ये उसकी क्वांटिटी को मेजर करना होता है। यानी टॉलनेस क्या होती है? क्वालिटी, और गिनना क्या होता है? क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना, क्वांटिटी मेजर करना। तो यानी ऑफस्प्रिंग में कितने पौधे टॉल है, अगर आप ये गिन रहे हो कि कितने पौधे टॉल हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उस पौधे की क्वालिटी को क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर रहे हैं। बस ये वाली बात है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, नोट्स के बारे में आप पूछते हो तो देखो, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि नोट्स, सबसे पहले तो हर एक बच्चे का नोट्स बनाने का तरीका अपना होता है, ठीक है। आप नोट्स जो बनाएं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाएं। चलो फिर भी मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप उसे अप्लाई करना चाहें तो। आप जो अपने क्लास नोट्स हैं, ये आपकी नोटबुक है ना, ये दूसरा पेज, ये इधर लेफ्ट वाला पेज है ना, ये राइट वाला पेज, ठीक है। यहाँ इसमें आपके एक छोटा सा कॉलम रहता ही है, नंबरिंग वाला, नहीं भी होता किसी में। आप क्या कीजिए, सबसे सिंपल बात, हर एक नोटबुक में एक कॉलम बना लीजिए यहाँ पर। जैसे ये स्लाइड है तो इस स्लाइड की अगर चौड़ाई में मैं देखूं तो इतना एरिया ले लो, ठीक है। अब उसके अलावा आप करो ये, अब ये करो कि ये जो लेंथ है इधर वाली, इसमें तो आप नोट्स बनाओ आराम से और इसे खाली छोड़ दो, ठीक। और जब भी आप रिवीजन करो और पॉइंट जो आपको रिवाइज करना है वो लिखना है, तो आपको वो क्या करना है, इस कॉलम के अंदर शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखते रहना है उसे अलग पेन से। ये एक मेरा तरीका है जो मैं बता सकता हूं, आप अपना तरीका डेवलप कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, पर ये तरीका अच्छा है, फायदेमंद है, काफी बच्चों ने यूज किया, उन्हें फायदा मिला, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। मैंने जिनको बताया उनको फायदा मिला है, तो आप इधर इस वाले रेड पार्ट के अंदर अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब जब भी आप रिवाइज करेंगे इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ते जाइए, और साथ ही जैसे ही आपको ये लगे कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, वापस से उसकी थ्योरी को रिवाइज कर लो, ठीक है। ये तरीका हो सकता है। इस नोट्स में आप चाहो तो एनसीईआरटी भी यूज कर सकते हो, मॉड्यूल की पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, और क्लास के पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो। चलिए अब जो डाउट्स आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं एक दो। क्या है अभी? एनसीईआरटी वेदर ट्रेड्स, डोमिनेंट ट्रेड्स एक ही प्लांट में मिलेंगे जरूरी नहीं है। एक ट्रेड डोमिनेंट हो सकती है, एक रिसेसिव हो सकती है। जैसे टॉल प्लांट में व्हाइट फ्लावर भी मिल सकते हैं। पी सीड तो ज्यादा ग्रीन होते हैं ना, फिर येलो कैसे डोमिनेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा जनरली। और आपको, आप उसके छिलके को खोल के देखेंगे तो आपको येलोइश सीड दिखेंगे। एक पी प्लांट में व्रिंकल्ड और राउंड सीड मिल सकते हैं क्या? नहीं, एक पी प्लांट के अंदर आइदर राउंड मिलेंगे या फिर व्रिंकल्ड मिलेंगे। वेदर ट्रेड फॉर सेम सीड्स विल हैव ऑल सेम ट्रेड्स, वेदर ट्रेड फॉर सेम सीड्स, एक पौधे के सभी सीड्स जो होंगे उनके अंदर अलग अलग ट्रेड्स मिल सकती हैं। अरे भाई यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना, उसके बाद की बात है तो अलग अलग। एनसीईआरटी में क्या करना है, एनसीईआरटी में आपको ये टेबल पढ़नी है, साथ ही इसकी एक टेबल और है जिसमें डायग्राम भी मिलेंगे आपको, वो टेबल भी याद करनी है, देखना है उसको भी अच्छे से। लेकिन पी सीड्स तो ज्यादा है ना, क्लियर हुआ ये तो। होमवर्क आपका यही है यहां तक कि एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, और जो क्वेश्चंस पीछे अगर हो सकते हैं तो करो, नया क्वेश्चन कोई नहीं ऐसा जो अभी नहीं पढ़ा है वो ना करें, ठीक है। सर नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्या, मॉड्यूल से नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, बट मैं ये बोलता हूं कि आपका दिमाग तेज काम करता है अगर आप लिखते हो तो। आप 2 या 3 बार पढ़ोगे और आप एक बार लिखोगे, बराबर बात है। नहीं था, उससे पहले वाली स्लाइड में था पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अभी हम लेते हैं क्या है पी प्लांट का इसमें थर्ड वाला
ये वाले में थर्ड वाला था बेटा कनक, ठीक है। सेम प्लांट में सीड और बाकी भी ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है एनसीईआरटी में कौन कौन से, आप देखिए जो जो आपको काम में लग रहा है पढ़ते जाइए। मेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मेज की अलग बात है बेटा, मेज में अलग कंसेप्ट है। एनसीईआरटी जब तक पूरी अच्छे से लाइन समझ नहीं आ जाए तब तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ वाले में थर्ड पॉइंट क्रॉस पोलिनेशन वाला है। क्रॉस पोलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन आर्टिफिशियली, सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी मेड। ये मेरे पास एक फ्लावर है, ये मेरे पास एक फ्लावर है, मैंने यहाँ से पोलन ग्रेन्स उठाए और यहाँ पर डाल दिए, आसानी से हो सकता है ये काम। तो क्या होगा इसका, में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जो मैं कैरेक्टर यहां से इसमें डालना चाहता हूं उनके आने के चांसेस बढ़ जाए। यही बात समझो बेटा, ठीक है। अब यहाँ आज के लिए यहाँ तक काफी है ना।